स्वागत है सबका जाह्नवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज में। और योग की जर्नी हो सकता पहले से किसी की शुरू हुई हो, लेकिन यहाँ आपको, मुझे विश्वास है कि आपको अनुभव होंगे अलग, डिफरेंट अनुभव होंगे और आप ज़्यादा प्रसन्न रहने लगेंगे योग से, जो योग का मूलभूत उद्देश्य है, आनंद प्राप्त करना, आनंद में होना। ठीक है, उद्देश्य यही होता है योग का, अध्यात्म का, कि आप हर परिस्थिति में कैसे भी रहें, आनंद में रहें। शरीर मिला है तो दुख और सुख के साथ ही मिला है। यू कैन नॉट अवॉइड दिस रियलिटी। और इसीलिए अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम हो हिंदी इंग्लिश में तो आप बता दीजिएगा, हम थोड़ा इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली क्योंकि उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी है तो आपका इसमें एग्ज़ाम संस्कृत का भी होता है, और संस्कृत के एग्ज़ाम के साथ साथ फिर आपको हिंदी भी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि योग को हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर इंडियंस। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं योग में, चित्त को चित्ता बोलते हैं, आसन को आसना बोलते हैं, योग को योगा बोलते हैं। वो कोई बात नहीं है, बट व्हेन यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यू कैन नॉट translate completely, or you cannot give the reality of the sense, real sense of the words. Suppose जल ही है, आप जल शब्द को लें, जल ही है तो जल को हम क्या बोलेंगे? वाटर बोलेंगे सब लोग। तो गंगा जल बोलें या गंगा वाटर बोलें, ये बोलिए, समझिए। तो गंगा जल से तो जल की फीलिंग अलग हो जाएगी, जल में भाव अलग हो जाएगा, जल में स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, जल में श्रद्धा आ जाएगी, जल में एक तरह से मतलब प्राणिधान आ जाएगा। जल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं अपने आप ही। जल अपने आप में हीलिंग बन जाता है, जल अपने आप में औषधि बन जाता है, जल शब्द आते ही। तो यदि आप किसी को बोलेंगे ना लीजिए जल पी लीजिए, तो उसका भाव ही बदल जाएगा। यार ये तो बड़े दिन हो गए शब्द सुने हुए, जल पिला रहे हैं, तो उसके दिमाग का कहीं गंगा जल तो नहीं पिला रहे हैं। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली पानी पिलाइए, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इंग्लिश में अच्छी बात है, आपको आनी भी चाहिए, इंटरनेशनली डिमांड भी होती है। यू शुड नो एवरीथिंग, बट डोंट लूज द सेंस ऑफ द वर्ड्स। ऐसे कुछ शब्द योग के हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट तो हो गए हैं, बट दे आर नॉट रियल सेंस। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आपको देता हूं, दैट इज ध्यान। तो बताइए ध्यान को क्या बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में? मेडिटेशन। हाँ, और बताइए, सब यही बोलते हैं ना, मेडिटेशन ही तो बोलते हैं। मेडिटेशन लिखोगे वेबसाइट पे भी तो ध्यान ही लिखा आएगा कि गूगल को बोलोगे गूगल भाई साहब थोड़ा ट्रांसलेट कर दीजिए, मेडिटेशन को हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो वो ध्यान ही लिख के देगा। ऐसे ही आप चित्त को और मन को लिख के देखेंगे, चित्त को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? माइंड बोलते हैं। मन को भी माइंड बोलते हैं। मन और चित्त डिफरेंट है एकदम। बट जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं योगस्य चित्तवृत्ति निरोध का, महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, उसका जो पहला चैप्टर का सेकंड सूत्र है, उसमें जब आप देखेंगे कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध का मतलब है माइंड जो वेव्स हैं, फ्लक्चुएशंस हैं या माइंड मॉडिफिकेशंस हैं, उनको रोकना, उनको कंट्रोल करना ही योग है। तो वहाँ माइंड आ गया, चित्त की जगह माइंड आ गया। बट व्हेन वी से मन, कि मन का मतलब मन भी माइंड है, तो हाउ कैन यू डिफाइन द रियलिटी? तो इसलिए इन बारीकों पे यदि आप ध्यान देंगे, क्योंकि दिस इज द, आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये आपका सिलेबस है और इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे यात्रा करेंगे इसकी, उस पर हम वी विल डिस्कस। आप एग्ज़ाम इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका मीडियम है दैट मीडियम यू कैन अप्लाई, नो प्रॉब्लम। कोई कन्फ्यूजन होगा एनी टाइम, किसी भी प्रश्न को लेकर, किसी भी सिद्धांत को लेकर, किसी भी पुस्तक को लेकर, यू कैन आस्क। कभी भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं,
क्लास में पूछ सकते हैं। मैक्सिमम लेवल पे कोशिश की जाएगी आपका समाधान हो, और अगर तुरंत नहीं दे पाएँ तो 1-2 दिन में रिसर्च करके दे देंगे। क्या पता आप कहीं हड़प्पा सभ्यता खुद का क्वेश्चन लेके आ जाओ, तो हमको पता नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे। लेकिन तो पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि सब लोग ना जानते हों, और कम्युनिकेशन हो रहा है शिवानी जी से आप लोगों का। तो जैसे मैंने बताया, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप योगी है। योग में मेरी 2 PhD हैं, एक अवार्डेड है और एक वैसी है। MPhil है मेरा हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब से मेरा मास्टर है, क्योंकि मैंने 15 साल UPSC IAS पढ़ाया है। मुखर्जी नगर में IAS इंस्टीट्यूट था मेरा खुद का, कैवल्य IAS नाम से। अभी भी गूगल में डालोगे तो आ जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा फोटो भी दिख जाएगा। दाढ़ी वाला नहीं दिखेगा, दाढ़ी तो अब रख ली है यहाँ के हरिद्वार में। ठीक है, पहले दाढ़ी नहीं थी। तो 15 ईयर्स मैंने UPSC पढ़ाया। बाकी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, अभी भी ऑफिसर्स हैं, सारे हैं। तो हर सब्जेक्ट का और टीचिंग का यदि अनुभव की बात करें तो मोर देन 20-25 ईयर्स अपना टीचिंग का अनुभव गिनाते हैं। मतलब कई बार हम लिख देते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनुभव आपको जो देगा वो अनुभव से बढ़ के चीज़ मिल सकती हैं आपको। क्योंकि जो चीज़ें अध्यात्म की हैं, जो चीज़ें 8-10 साल से, मैं 10 साल से लगभग योग में हूँ। ये यहाँ पे जो योग कॉलेज है, जानवी आयुर्वेद योग कॉलेज, ये हमारी एक संस्था है, श्री भागीरथी धाम। यहाँ पे हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव की संस्था है, जिसमें हम देसी गाय की रक्षा करते हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग 25 गौशालाएँ हैं जिसमें उनकी रक्षा की जाती है। जो अबेंडेंट काउज होती हैं उनको छोड़ देते हैं लोग दूध निकालने के बाद, तो फिर हम उनको पालते हैं। उनमें से कुछ दूध भी देती हैं, 150 गाय। तो इसलिए गौशाला नाम नहीं है, हमारी गौशाला का नाम है गौ रक्षाशाला। गौशाला होती है जहाँ इकोनॉमिक फ़ायदा लिया जा रहे हो, जैसे दूध बेचा जा रहा हो या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हों कि जो गाय का शोषण करके बेचे जाते हैं, तो वहाँ गौशाला शब्द हो जाता है आर्थिक रूप से जब हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम रक्षा रूप से प्रयोग करते हैं या सोशल वेलफेयर या एनिमल वेलफेयर के रूप से प्रयोग करते हैं, दैट इज़ गौरक्षाशाला। इसलिए इसका नाम गौरक्षाशाला है। लगभग 55,000 के आसपास टोटल भारत में हमारी गौशालाओं में गाय हैं, जिसमें उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला है। जब आपको यहाँ बुलाएंगे तो आपको घुमाएंगे भी कुछ कुछ जगह पे, क्योंकि आपको शिविर में आना होगा, जो कंपलसरी है, आपके सिलेबस में भी लिखा है, यू हैव टू अटेंड 10 डेज शिविर। और उसका सर्टिफिकेट, फ़ोटोज़ आपको दिखानी होगी जब आपका इंटरव्यू होगा। अर्थात जब जो आपका सिलेबस का जो पेपर फर्स्ट है और सेकंड है उसका भी प्रैक्टिकल होता है, तो एग्जामिनर जो आते हैं वो पूछते हैं, तो देखते हैं। तो आपको वहाँ आपको आना होगा उसके टाइम पे। 10 दिन का आपको टाइम निकालना पड़ेगा। निकालोगे तो मतलब बेस्ट है। वैसे तो ये है कि आ जाएँ तो बेस्ट ही है, नहीं आएंगे तो फिर नंबर कम हो जाते हैं और समस्या हो जाती है। कहीं आपको पता चला PhD के लिए आपको या 55% चाहिए, 54% रह गए, तो आपको अगले साल के लिए और टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करें कि बेस्ट रिजल्ट लाएं और बेस्ट करें अपने जीवन में। और योग आपके लाइफ को चेंज करेगा, निश्चित रूप से चेंज करेगा। हम तो यहाँ पढ़ाएंगे ही, मैं पढ़ाऊँगा, 1-2 टीचर हो सकता है और पढ़ाएँ, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसा हम पढ़ाते हैं हम अपने बच्चे समझ के पढ़ाते हैं। दूसरा व्यक्ति इकोनॉमिकल जुड़ जाता है कि भाई हाँ इतना पैसा मिल रहा है, 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे का पैसे दूंगा, और मुझे 15 मिनट लेट हो गई तो भाई मेरे तो 15 मिनट एक्स्ट्रा चली गई मेरी। तो एक वो भाव आ जाता है, और हमारे अंदर वो भाव आएगा नहीं, लाइफ में नहीं आएगा मतलब। ठीक है, जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ ऐसा करते नहीं हैं कि भाई टाइमिंग का कोई ध्यान रखें। इसलिए घड़ी भी नहीं पहनते ज़्यादातर, कभी कभी पहन लेते हैं, ऐसा नहीं है, घड़ी है, ठीक है, लेकिन अब तो मोबाइल में घड़ी हो गई है तो सब जगह उसमें देख लेते हैं। आपके टाइम की मर्यादा रखी जाएगी, जैसे आपका टाइमिंग रहेगा, तो क्योंकि सबका टाइम अलग अलग रहता है कि भाई हाँ टाइम काम करना है, ये करना है, सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो वो सब ध्यान रखा जाएगा। यही है कि प्रश्न के मामले में आप बिल्कुल मतलब चिंता ना कीजिए, कोई भी प्रश्न कहीं से भी आप उठा के देंगे, उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, वो भी सैद्धांतिक तरीके से और शास्त्रोक्त तरीके से।
और आपको भी या सभी बच्चों को मैं समझाता हूँ कि आप सिर्फ शास्त्रों की बातों पर विश्वास कीजिए। कहा जाता है कि या तो लोकमत, अच्छा लोकमत मत मतलब थॉट्स ऑफ द पीपल, कि क्या विचार हैं लोगों के किसी चीज़ के बारे में, ये तब तक चलता जब तक आपके पास शास्त्र मत ना हो। When you don't have the any knowledge of शास्त्रास और बुक्स या ग्रंथ, ये तब तक चलेगा। जब तक लोक मत मतलब पब्लिक से सलाह ले लो, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, तो ये तब तक चलेगा। When you get the knowledge of शास्त्रास और our ग्रंथ्स, then leave the लोक मत, उसको छोड़ दीजिए, लोक मत को त्याग दीजिए। फिर लोक मत काम नहीं करेगा। लोग जो कह रहे होंगे आप शास्त्रों में पढ़िए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तो उस पे चलेगा। और जब आपको संत मिल जाए, कोई संत मिलने पे शास्त्र मत भी खत्म। फिर जो संत बोले, संत का मतलब रियल सेंस में जो संत होते हैं, ठीक है। अब रियल इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब रियल घी, देसी घी इसलिए बोलना पड़ता है, देसी घी के साथ रियल बोलना पड़ता है, क्योंकि भैया नकली बहुत आ गया है, ठीक है। इसलिए देसी घी के साथ भी हम रियल बोलेंगे, रियल देसी घी, असली देसी घी ऐसा बोलते हैं। भाई असली कहने की जरूरत क्या, असली चीज को, असली सूरज को ही बोलेंगे, दिस इज द असली सूरज, दिस इज नॉट असली सूरज। ये वाला असली है भाई, ये वाला असली नहीं है, ये तो असली है। इसमें क्या मतलब है असली कहने का, अब बोलना पड़ता है। इसलिए रियल सेंस वैन समझेंगे, रियल सेंस में जो संत की परिभाषा को परिभाषित करते हैं या उस तरह का जीवन जीते हैं जो कंप्लीटली संतोष में रहते हैं, संन्यास जीवन में रहते हैं और वो ईश्वर से प्राप्त कर चुके हैं बहुत सारा ज्ञान, तो उसको बोलेंगे संत। और उनकी बात जब बात ही मानी जाएगी तो वो शास्त्रों को भी हटा देंगे आप, क्योंकि वो वर्तमान कंटेक्स्ट में देंगे। शास्त्र लिखे जाते हैं उस वक्त जिस समय में लिखे गए हैं, सपोज त्रेता युग में लिखे गए हैं, द्वापर में लिखे गए हैं, या 1000 साल पहले लिखे गए हैं, 2000 साल पहले लिखे गए हैं। उस वक्त की क्या सिचुएशन थी, सोसाइटी क्या थी, समाज कैसा था, व्यवस्था कैसी थी, उसके अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। तो संत जो रहते हैं वर्तमान रहते हैं, वो वर्तमान कंडीशन में रहते हैं। सो दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड कि कौन सा मत मानना है। अब संत मत भी खत्म हो जाता है व्हेन यू गेट गुरु, सदगुरु, स्पेशली सदगुरु। गुरु तो सब जीवन में चलते रहते हैं, 4, 5, 10, 20 गुरु आते रहते हैं। पहली क्लास में भी गुरु थे, दूसरी क्लास में भी, तीसरी में भी, 5वीं में भी, 10वीं में भी, 12वीं में भी गुरु थे, वो टीचर, ठीक है, गुरु। लेकिन सदगुरु मीन्स जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कराता है, जो परमात्मा को प्राप्त कराने में आपका योगदान देता है, सहायता करता है, उसको सदगुरु बोलते हैं। बाकी सब गुरु हैं। जैसे हम गुरु हैं, अगर हम किसी को परमात्मा की तरफ ले जाएंगे और हमारी वजह से कोई चला गया, चाहे हम मतलब वो माने ना माने, लेकिन वो सदगुरु की भूमिका में आ जाता है। लेकिन उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ उस चीज़ को कि मैं सदगुरु हूँ, तो वो मेरी कमी हो जाएगी, अर्थात मैं डाउन हो जाऊँगा अपने आप में ही। वो एक अहंकार की भूमिका आ जाएगी क्योंकि मुझे वो लेवल नहीं है, तो इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो जब आपको संत मत भी छोड़ देना है, जब आपको क्या मिले, गुरु मत मिले। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता में, सबने भगवत गीता का नाम तो सुना ही होगा सबने, कुछ ने पढ़ी होगी। जैसे ही पहले अध्याय में भगवत गीता में अर्जुन बहुत सारे तर्क देता है, महात्मा अर्जुन तर्क देते हैं किनको, भगवान कृष्ण को, कि जी ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, माँ बाप को मारेंगे, इनको मारेंगे, ये तो शास्त्रों में नहीं है। तो सारे शास्त्र मत देता है, गुरु के द्वारा सिखाए गए, द्रोणाचार्य के द्वारा सिखाए गए सब मत बताता है अर्जुन भगवान कृष्ण को। भगवान सुनते हैं, ठीक है भाई तेरी होगी बात, हाँ जी हो गई, अब मेरी सुन, ठीक है। दूसरे अध्याय से भगवान बोलना शुरू करते हैं। इसलिए पहले इसमें ये सबक मिलता है, पहले भड़ास निकलने दो किसी की, पहले एक बार उसको छेड़ दो थोड़ा सा। भगवान ने कहाँ छेड़ा, अर्जुन ने बस एक बात करी, भगवान जरा मुझे देख तो लेने दो कौन कौन मुझसे युद्ध करने आए हैं। तो भगवान ने जो अच्छा ठीक है तुझे दिखाता हूँ, तो वो तो घुमाया तो पूरे उसमें, लेकिन खड़ा कहाँ किया सामने, पितामह के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, ठीक है, और जो कृपाचार्य थे उनके सामने, मतलब एकदम जो ऐसे लोग जिनको सबसे ज्यादा वो आदर करता था उनके सामने जाकर रथ खड़ा किया।
ये चालाकी भगवान ने की कि अब देख ये लड़ने आए हैं तुझसे, तू ऐसा सोच रहा कि सैनिक लड़ने आए हैं, ये लड़ने आए तेरे घर वाले तो हैं। तो वहाँ स्टिमुलेट किया अर्जुन को, स्टिमुलेट करके फिर अर्जुन के मुंह से जब सब चीजें निकली भड़ास, भगवान सुनते रहे कुछ नहीं बोले। पहले अध्याय में कुछ नहीं बोलते भगवान, ठीक है। आप उसके बाद बोलना शुरू करते हैं, तब बोलना शुरू करते हैं एक्चुअल चीज जब अर्जुन बोलता कि मैंने आपको गुरु मान लिया है और मैं आपके सरेंडर हूं। जैसे ही स्वीकार किया गुरु, तो भगवान ने उनको ज्ञान देना शुरू किया। तो इसलिए ऐसे मत मान ले। इसलिए जब भी आप कोई चीज तथ्य को ढूंढें, तथ्य, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चीजें चलती हैं, तो यू हैव टू रिसर्च फर्स्ट। किसी भी पॉइंट को लेके कोई बोल रहा पानी पियो सुबह, कोई बोल रहा नहीं पियो, कोई बोल रहा गर्म पियो, कोई बोल रहा ठंडा पियो, कोई बोल रहा भैया ऐसा करके पियो, इसमें वो डाल के पियो। कोई भाई दिमाग खराब हो जाएगा इंसान का, इतने सारी चीजें कैसे करेगा। अवॉइड करो सब चीजें, और सुन के वहां नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान, ये कहावत समझ लेना कि जो नीम हकीम है कि भाई हाँ एक पॉइंट पढ़ लिया किताब से और इस पे रील बना देता हूँ, चलो इस पे ये तो बहुत बढ़िया है, इस पे ऐसे ही एक किताब ले लूँ और इसके पॉइंट की रील बनानी शुरू कर दूँ, जानकारी कुछ है नहीं। अब वो किताब किस कंटेस्ट में लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, किस क्षेत्र के लिए लिखी गई है, किस तो समझ में नहीं आएगा, तो लोग तो अप्लाई करेंगे, भाई जो भी सुन रहा है ठीक है अप्लाई कर लेते हैं, फायदा कुछ होना नहीं। तो गो टू द शास्त्रार्थ या गुरु, पहले रिसर्च करो कि वास्तव में ऐसा है जैसा ये बोल रहे हैं, नहीं तो मैं अंधा होकर तो नहीं स्वीकार करूँगा। तो यू नीड टू रिसर्च एन एवरी मैटर, तो आप सुकून में रहेंगे, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो मोस्टली कोशिश करनी है, एक तो आपको कैमरा ऑन रखना है 99.999% जितनी गोल्ड की प्योरिटी होती है ना 24 कैरेट की उतनी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है कभी तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट जाएगा और अटेंडेंस जरूरी है। जो भी क्लास टाइम फिक्स होगा, एक तो ये फिक्स रहेगा 10 बजे वाला, एक शाम का करेंगे, 2 क्लास एक साथ चलाएंगे आपकी, ठीक है। तो अभी बता देते हैं सिलेबस को, सिलेबस सबके पास है, बाकी और जुड़ते जाएंगे बच्चे, अभी जुड़ेंगे और भी काफी। सर मॉर्निंग 10 o'clock तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर मैं देखती हूँ तो वापस आने में 11-12, पहले ही डिस्कस किया था आपसे। हाँ 11-12 यहाँ आते आते ही। हाँ तो शाम को 11 बजे ठीक रहेगा, 11 बजे कर लेते हैं। अच्छा 11 बजे क्लास चलती है पहले से, इसलिए बोल रहा था। चलो बताओ, फिर भी विचार कर लेंगे, किसी कोई और टाइम देख लेंगे। मतलब कोशिश करनी कि हमको 10 से 12 तक के बीच में, या तो 12 से 1 कर लें। ठीक है सर, हैं? ठीक है 12 से 1 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कॉलेज में भी आते तब भी तो आपको आना ही पड़ता ना, अगर रेगुलर डिग्री मिलेगी आपको, कॉलेज रेगुलर ही है आपका। ये तो हम एक तरह से सिर्फ मतलब यूनिवर्सिटी हमको अलाउ नहीं करती, और आपको बोलना भी नहीं है यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के सामने जब एग्जामिनर के, हमारी तो ऑनलाइन क्लास होती है। ये रेगुलर है, रेगुलर का मतलब यहाँ आके करनी पड़ेगी आपको, ऐसा है ये मतलब सिस्टम ऐसा। रेगुलर का मतलब ये होता है, ये हम सिर्फ सुविधा देते हैं कि दूर दूर बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई हो जाए और अच्छे से हो जाए, इसलिए हम कंटिन्यू सारी क्लास कराने की कोशिश करते हैं पूरी की पूरी, और कोई भी डाउट रहता है उसको भी सोल्व करते हैं, कोई समस्या नहीं। तो 12 से 1 कर लें कोई, क्योंकि 11 से 12 एक क्लास होती है थर्ड सेमेस्टर वालों की, और फिर 12 से 1 आपकी हो जाए करेगी। 1 बजे करके अपना लंच वंच करो, मज़े से करो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप मैक्सिमम कोशिश करें कि अटेंड करें क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि लिखने में वही काम आएगा। अगर आपने क्लास सारी अटेंड की तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ना फिर भी है, ठीक है। और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम, पहले पेपर भी होगा आपका, इंटरनल एग्ज़ाम होंगे आपके। एक तो जो आपके मेन एग्ज़ाम होते हैं वो तो होंगे ही, उसके पहले इंटरनल एग्ज़ाम भी होंगे। जब आपका शिविर होगा तब आपका इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा, तो तैयारी से आइएगा। इसलिए अक्टूबर के आसपास हम शिविर करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ पढ़ा चुके होंगे हम, लगभग 50% चीज़ें पढ़ा चुके होंगे। अक्टूबर में एग्ज़ाम भी ले लेंगे आपका इंटरनल, जो पढ़ाया है आपको उसके हिसाब से, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी आएंगे आपके,
तो मतलब ये मान के चलिए बच्चों का पिछले जो एक्सपीरियंस रहा कि लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 घंटा डेली क्लास चलेगी, ठीक है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। शाम की टाइमिंग क्या रहेंगी सर? शाम की टाइम विचार कर रहे हैं 7 से 8 कर लें, या क्योंकि 8 से 9 चलती है पहले से एक क्लास थर्ड सेमेस्टर वालों की, जैसे उनकी ख़त्म होएगी कोई भी एक तो मैं उपनिषद तो मैंने लगभग करा ही दिए हैं, उनकी क्लास मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूँ, सब सारी क्लास यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको, ये वाली भी मिलेगी। ये सामने कैमरा मैंने फ़ोन लगा रखा जिसमें आप मैसेज करते हो, उसी फ़ोन में वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, और जो ये जैसे बोल रहा हूँ ऐसा कैसे एज इट इज डाल देता हूँ। सारे वीडियो में आप देखेंगे कैलासा योगा स्कूल पे आपको वहाँ मिलेंगे। कैलासा योगा स्कूल इंटरनेशनल है, जो योगा अलायंस वाला सर्टिफिकेट कराते हैं वो कराते हैं हम, तो वो कैलासा योगा स्कूल नाम से कराते हैं, ठीक है। कॉलेज ये है जो जानवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज, ठीक है। तो ये रहेगा, तो इस तरह से आपकी क्लास चलेंगी। क्लास के नोट्स बनाते रहिएगा, और जो कुछ पीडीएफ भी आपको भेजेंगे, कुछ ग्रुप में हो सकता है भेज भी दी हो, नहीं तो भेज देंगे, ठीक है। सारी किताबों की पीडीएफ भी कोशिश करेंगे भेज दी जाए आपको, तो पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं आप जहाँ भी हैं वहाँ, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मतलब उसमें आप लैपटॉप में या टैब में पढ़ सकते हैं। मोबाइल में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मत बढ़ाना, अपने जीवन में कम ही रखना, जितना अपने पास रहोगे उतना ज़्यादा सुखी रहोगे, ठीक है, और जितना मोबाइल के पास रहोगे उतना दुखी रहोगे, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। बस तो शुरू करें, सिलेबस तो ही सबके पास, नहीं होगा तो भेज देंगे, ठीक है, या प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसको। तो सबसे पहले आपका इसी सेमेस्टर का बताएंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है, अगले सेमेस्टर का बताएंगे। तो पहले सेमेस्टर में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हैं सारे, थर्ड सेमेस्टर से इलेक्टिव हो जाते हैं, अर्थात 4 सब्जेक्ट में से 2 लेने होते हैं, होते सब 6 सब्जेक्ट ही हैं, लेकिन 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें 6 में से 4 लेने होते हैं, 2 छोड़ देने होते हैं मर्जी के अपने। तो फोर्थ में और थर्ड में दोनों सेमेस्टर में आपके इलेक्टिव पेपर्स आ जाएंगे, अर्थात आप अपनी मर्जी से भी कुछ सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और छोड़ सकते हो, ठीक है। हमेशा 600 नंबर का पेपर रहेगा आपका, हर सेशन में 100 नंबर के 6 पेपर रहेंगे, जिसमें 2 प्रैक्टिकल रहेंगे आपके, और 4 आपका डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब डेस्क्रिप्टिव ये आपका थ्योरेटिकल रहेगा। क्लियर है। तो पहला सेमेस्टर है जिसमें सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, इसमें एम में योगा जो लिखा है, योगाचार्य की डिग्री होगी आपकी, जो आप फिर बाद में अपने नाम के सामने योगाचार्य लिख सकते हैं, क्योंकि डिग्री पे भी योगाचार्य लिखा ही होता है, ठीक है। अब तक की मार्कशीट में तो यही लिखा हुआ आया है, बाकी फ्यूचर में क्या बदले यूनिवर्सिटी तो अलग बात है। और यूनिवर्सिटी सरकारी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि कुछ भी इसके साथ इशू हो जाएगा, कोई इशू कभी नहीं होगा। मतलब एक बार डिग्री प्राप्त की तो मतलब जीवन भर के लिए कोई डाउट नहीं है आपको। प्राइवेट का तो यह है कि कहीं कुछ गड़बड़ कर लेते हैं वो, और फिर वो कर देते हैं, यूनिवर्सिटी को कैंसिल कर देती है यूजीसी, तो वो झंझट भी ख़त्म है। दूसरा, कुछ बच्चे बोलते हैं फ़ोन करके हमको, जी सर हमारे पेपर का जुगाड़ करा दोगे या ऐसा करा दोगे। उनका भाई जीवन में नहीं करा पाएंगे, पेपर तो देना ही होगा आके। क्लास का जुगाड़ आपका हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। आप कॉलेज ना आना चाहें वो दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी मतलब हमारे पास बाउंडेशन है, लेकिन फिर भी आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कहोगे कि आप कुछ जुगाड़ करा दोगे, नंबर बढ़वा दोगे, ये करवा दोगे, कभी नहीं कर सकते, ना कराएंगे। तुमको एडमिशन लेना हो नहीं लेना हो कि जी वहाँ करा रहे, मैं कहा वहाँ लीजिए, ठीक है। इसी तरह से फीस में भी बोलते हैं कि जी हमारी 12,000 फीस है, कहीं 10,000 ले लें। मैं कहा भैया 7 भी ले रहे होंगे तो वहाँ कर लीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ खुशी मिले वहाँ कीजिए, और जहाँ खुशी ना मिले तो वहाँ क्यों करना, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन जहाँ पढ़ा रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस बार भी आए थे हमारे एग्जामिनर में, जो यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो योग के हेड हैं, उनका नाम है कामाख्या कुमार जी, उनकी किताबें भी आती हैं बहुत सारी। तो वो 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। तो दोनों तीनों बार उन्होंने यही कहा कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं बाकी कॉलेजों से सारे मतलब अच्छे, आप जब आएंगे बच्चों के साथ मिलेंगे तो तब आप बात भी करेंगे, उनसे डिस्कस भी करेंगे, और आपको आनंद आएगा यहाँ आके रहने में ना। सात्विक जगह है, देखो जंगल है एकदम, दिख रहा है ना सामने,
ये राजा जी नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, और ये मेरा रूम है जिसमें से मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो रूम ही मेरा ऑफिस है और यहीं रिकॉर्डिंग और क्लास भी कई बार चलती है। कुटिया है हमारी ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट है। यहीं 200 मीटर पे जाके गंगा जी हैं, आपको गंगा जी में भी ले जाते हैं, और घुटनों तक पानी आता है, चल सकते हैं, एक्यूप्रेशर हो जाता है, गौशाला भी ले जाते हैं, ऋषिकेश भी ले जाते हैं, अलग अलग जगह पे आपको ले जा सकते हैं। थोड़ा सा बस ये जब उस शिविर लगता है टाइमिंग के हिसाब से देख लेते हैं कैसे करना होता है। ठीक है, हाँ आप आए थे ना, बहुत ही मतलब यहाँ एकदम शांति है, कोई शोर नहीं मिलेगा आपको। रास्ते में आते आते ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कि इससे बढ़िया तो कई बार मन करेगा वापस चल दें। ऐसी जगह पे जाने से ऐसे ही करता है। गुरु भी पहले ऐसे ही करते थे कि भैया रहते थे कहीं पहाड़ों में गुफा में घुस के, और बुलाते थे शिष्य के, आते थे कि ढूंढते थे, तो आधे शिष्य तो वापस लौट जाते थे रास्ते से ही, कि यार वहाँ कौन जाए इतनी दूर, इतना तो बेकार। तो जो चले गए तो चले गए, और जो गए तो उनको फिर संसार अध्यात्म मिलता पूरा। तो ऐसी ये जगह है। रास्ता तो खराब सा ही हुआ है कई जगहों पे, लेकिन सब मिल जाता है। तो आप देखेंगे पहला पेपर है आपका, पहले सिलेबस में बता देते हैं। फर्स्ट पेपर रहेगा 101 सी का मतलब होता है कंपलसरी या कोर सब्जेक्ट। कोर 2101 101 नंबर रहेगा, इसका कोड रहेगा। इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ योग, योग के आधारभूत तत्व। पहला पेपर आपका ये होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा, जिसमें 70-80 नंबर का वहाँ पेपर होता है, बाकी 20 नंबर का आपका यहाँ होता है। ठीक है, जो इंटरनल एग्जाम होता है। इंटरनल की कॉपी हम देंगे आपको, आप तैयारी करके आएंगे, पेपर देंगे, यहाँ लिख के यहीं जमा कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर चीज़ें और बता देंगे। दूसरा पेपर है आपका श्रीमद् भगवद गीता, कंप्लीट भगवद गीता इसमें कवर है। कंप्लीट का मतलब ये है कि हम तो कंप्लीट पढ़ाते हैं, लेकिन जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी समझ लेना है सब चीज़ों को। फिर तीसरा पेपर है 103, ये 102 था, फिर ये सी 103 आ जाता है, हठ योग के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग। ठीक है, इसमें हठ योग क्या है, कैसे है, कैसे काम करता है, क्या इसके सिद्धांत हैं, वो इसमें आपको बताए जाएंगे। फिर चौथा है 104 ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान फर्स्ट, ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। अगले सेमेस्टर में सेकंड पार्ट होगा, अर्थात कुछ सिस्टम इसमें आ जाएंगे, बॉडी के सिस्टम इसमें आ जाएंगे, कुछ अगले सेमेस्टर में आएंगे। तो दोनों एनाटॉमी को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप योग टीचर बनना चाहते हैं और योग सीखना चाहते हैं तो एनाटॉमी भी आपको पता होनी चाहिए, बॉडी के कौन से पार्ट, ताकि आप ठीक कर सकें लोगों को, और अच्छे से जब योग कराएं तो किसी को नुकसान ना हो, किसी को इंजरी ना हो। आजकल जैसे बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती खींच के ऐसा कर देते हैं ना, जब मुर्गे की टांग खींच ली है, वो गलत तरीका है। ठीक है, सहज में योग मतलब एकदम आनंद में, स्थिरम सुखम आसन, जहाँ स्थिरता हो, सुखपूर्वक हो, कष्टपूर्वक ना हो। बच्चे चिल्लाते रहेंगे, तुम टांग खींचते रहोगे, तुम दबाते रहोगे। ठीक है, एक बार इंजरी हुई मतलब महीनों तक योग नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो स्लोली बढ़ाइए, फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है। यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो अपने आप आ जाती है। थोड़ा सा आजकल तो प्रॉप्स वगैरह यूज होने लगे हैं हठ योग में या एंगर योग में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। लेकिन किसी ऋषि मुनि ने इतने बड़े बड़े आसन के कहीं जबरदस्ती करके ना किए उन्होंने। वो अर्ध मत्स्य पूर्ण मत्स्येंद्र आसन में भी आराम से घंटों बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। वो शीर्षासन में भी घंटों ध्यान कर सकते हैं। स्थिरता, यहाँ तो 1 सेकंड में फोटो खींचा और आसन से बाहर। ठीक है, ऐसे तो करते हैं कि बस फोटो आ जाए इस आसन में, बस 1 सेकंड का, बस भाई 1 मिनट तो रुक के दिखाओ। स्टे इन द आसन। तो आपको क्या करना है, आसनों में रुकने की कोशिश करनी, बाहर आने की नहीं। उसको इतना कंफर्टेबल बना लेना कि आप, हाँ भाई मैं खाना भी इसी में खा सकता हूँ, लाओ दो बैठ के। ठीक है,
पद्मासन में, मैं शीर्षासन में भी चाय पी सकता हूँ, पिला दो भाई, ठीक है, ऐसा। तो कंफर्टेबिलिटी, तभी तो परिभाषा सिद्ध होगी। स्थिरम दुखम, अब पी के भी करोगे तो तब भी उल्टी नहीं होती, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा फिजिकल, ये आप लिटरली करो ये चीजें, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि इस तरह से भी चीजें हैं, मतलब इतना कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं कंफर्टेबल की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि कर लो आप इसको, कि बस गुरुजी ने बताया तो चाय पीनी है शीर्षासन में ही, ठीक है, हाँ ये लो पानी पीना शीर्षासन में, वो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आसन खाने से खाली पेट किए जाते हैं, सारे आसन प्राणायाम सारे खाली पेट किए जाते हैं, सिर्फ एक वज्रासन को छोड़ के। वज्रासन आप खा के कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आसन के और खाने के बीच में लगभग 3 घंटे का गैप होना चाहिए, 3 आवर्स मिनिमम 3 घंटे का गैप रहेगा तो आसन अच्छे होंगे। शाम को आसन अलग तरह के होते हैं, सुबह को आसन अलग तरह के होते हैं। अब चौथा पार्ट है आपका 5वां प्रैक्टिकल 1, जिसमें आसन प्राणायाम है, और छठा पेपर है आपका प्रैक्टिकल 2, जिसमें सेशनल वर्क है और मोनोग्राफ बनाने हैं आपको। तो ये तो आपको एक पॉइंट बता दिए कि ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको इसको अंदर से बताते हैं सिलेबस को कि क्या है, यू अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम दिस। फर्स्ट है आपका, इसमें 5 यूनिट्स हैं पहले पेपर में, योग के आधारभूत तत्व में, फंडामेंटल ऑफ योग में 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स को अलग अलग डिवीजन किया गया है, तो हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। तो पहली यूनिट में क्या है, योग का अर्थ है, मीनिंग ऑफ योग, डेफिनेशन परिभाषा, हिस्ट्री ऑफ योग, टाइप्स ऑफ योग, योग का स्वरूप क्या है, योग का महत्व क्या है, योग के प्रकार क्या हैं, योग का व्यक्तित्व क्या है, योगी का व्यक्तित्व कैसा होता है, आधुनिक युग में योग की उपयोगिता क्या है। तो यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस इन दिस, कि योग का जो डिफिनेशन है, मीनिंग है, हिस्ट्री है, और आजकल क्या योग का स्वरूप हो गया है, क्या उसका एक तरह से काम करने लगा, कैसा योग का स्वरूप है, और इम्पोर्टेंस ऑफ योग क्या है, इसमें आप पढ़ेंगे। योगी का व्यक्तित्व कैसा हो, तो योगी लिखने तो लगते हैं, जैसे हमने लिख लिया योगी, सपोज हमने लिख लिया नाम के सामने योगी, लिखते भी, ठीक है, तो क्या वास्तव में हमारे अंदर योगी का व्यक्तित्व है, वो देखना पड़ेगा। तो योगी की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। योगी का खान पान कैसा होना चाहिए, योगी का पहनावा कैसा होना चाहिए, योगी का आसन असन वसन, खान पीन रहन सहन लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो आप पे झलकना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है, जीवन जीने के लिए योग मना नहीं करता, योग को सिद्धांत रूप में अपनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो पहले इसमें आपको ये पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ योग, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। सारी क्लासेस पहले से ही पढ़ी हुई हैं, आप उसका वो रिवीजन हो जाएगा आपका एक तरह से, ठीक है। तो योग का अर्थ हो गया, योग की परिभाषा हो गई, इतिहास हो गया, हिस्ट्री कि योग कहाँ से शुरुआत हुई, योग की पूरे वर्ल्ड में कौन बताएगा कहाँ से शुरुआत हुई योग की, किसी को पता है? सब तो पढ़े, थोड़ा बहुत तो सब जुड़े ही हैं, भारतीय हैं। तो सर मेरे ख्याल से योग तो सर भगवान श्री राम के टाइम पे भी था। हाँ, जब उन्होंने धनुष नहीं उठाया था, तो जो विश्वामित्र जी थे, जो गुरु जी थे, क्या नाम था उनका, परशुराम जी, उन्होंने कहा था लंबे लंबे सांस लीजिए, प्राणायाम कीजिए, तभी उन्होंने धनुष तोड़ा था। जी जी, ऐसा मेरे ख्याल से। हाँ, परशुराम जी तो नाराज हो गए थे धनुष तोड़ने से, गुस्सा हो गए थे। ठीक है सर ये तथ्य? हाँ, नहीं ये तथ्य ठीक है, लेकिन क्या है कि महादेव सबसे बड़े योगी हो गए, बिल्कुल ठीक है, आदि योगी कहा जाता है उनको। महर्षि पतंजलि जी ने शुरू किया था। हाँ, महर्षि पतंजलि जी। और बताइए किस किस ने? सर जैसे महर्षि पतंजलि से पहले तो द्वापर युग में महाभारत वगैरह का जो वर्णन है, हाँ, योग है भगवत गीता में। सतयुग में भी तो था, सतयुग में नहीं था क्या योग? हाँ, सतयुग में भी था सर।
भगवान ने कहा है, मेरे ख्याल से 1500-2000 साल पहले ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप सुनिए, समझिए इस बात को। योग के बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। विदाउट योग नो सृष्टि। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये योग भगवत गीता में सृष्टि के प्रारंभ में आदि कल्प में सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने संसार में जितने सूर्यवंशी है उनको दिया, और बाद में ये योग विलुप्त हो चुका था सूर्यवंशियों के बाद, और फिर मैं ये योग तुम्हें दोबारा दे रहा हूं। तो एक तो यहां ये सिद्ध होता है कि ये योग सृष्टि के प्रारंभ से ही है, ठीक है, अब से नहीं है, सृष्टि की रचना से है ये। दूसरा ये सिद्ध होता है आदि योगी, जैसे इन्होंने भगवान शिव के बारे में कहा। तो यदि हम शैव परंपरा में भी जाते हैं तो शैव परंपरा में आदि योगी भगवान शिव को माना जाता है, ठीक है, महायोगी उनको माना जाता है, और कृष्ण जी को भी योगेश्वर श्री कृष्ण ही कहा जाता है। तो इनकी उत्पत्ति भी तो सेम ही टाइम की, या इनका जो अस्तित्व है सेम टाइम का तो है। तो इसलिए योग को आप वर्तमान काल में 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 5000 साल में निर्धारित नहीं कर सकते। ये जब से सृष्टि हुई है, उत्पन्न हुई है, हम भी तो जन्मे तो योग से तो जन्मे हैं। और भगवान भी, जब बताया जाता कि भगवान अपनी योग माया की शक्ति से प्रकट होते हैं, योग माया की शक्ति से, तो वो भी योग का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए योग कब से है? सृष्टि के प्रारंभ से है। और पहले प्रवक्ता जो बताए जाते हैं हिरण्यगर्भ बोले जाते हैं, पहले प्रवक्ता योग के, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि योग के फर्स्ट प्रवक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ। और जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें भी एक मंत्र आता है, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इसको भी हम, इस शब्द को भी अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से अलग अलग चीजों में, कंसेप्ट में आपको समझाएंगे बाद में कि हिरण्यगर्भ किसे बोलते हैं, हिरण्यगर्भ क्या है, हिरण्यगर्भ कैसे उत्पन्न हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है। सूर्य का नाम भी हिरण्यगर्भ है। और योग के पहले जिन्होंने लेक्चर दिया योग पे सबसे पहले, वो है हिरण्यगर्भ, पहले उन्होंने बताया, ठीक है। उनसे पुराना कोई नहीं, नास्ति पुरातन, ठीक है। तो इसलिए हिरण्यगर्भ को योग के प्रवक्ता माना जाता है। तो इसलिए योग कब से है? सृष्टि के प्रारंभ से है। बाकी आप जैसे महर्षि पतंजलि ने कंपाइल किया है योग को, महर्षि पतंजलि जी ने जहां जहां बिखरा हुआ था ना योग, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में और ग्रंथों में, स्पिरिचुअलिटी में, संतों की वाणियों में, उन सब को इकट्ठा करके 195 सूत्र में दे दिया, जो एक पेज पे आ जाते हैं। एक पेज पे पूरा योग आ जाता है उनका, लेकिन उसको समझाने और समझने में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, लेकिन टीकाएं हजारों हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, अभी भी लोग लिखते जा रहे हैं उन पे। तो गागर में सागर इसी को बोलते हैं। गागर में सागर होता क्या है? यही होता है, ठीक है। एक श्लोक पे आप पूरी किताब लिख सकते हो, पूरी बुक लिख सकते हो। ऐसे हमारे पास ग्रंथ हैं सारे, ऐसे श्लोक हैं सारे के सारे। मतलब आप अथ योगानुशासनम पे ही किताब लिख सकते हो। यू कैन राइट ए बुक ऑन अथ योगानुशासन, यू कैन राइट ए बुक योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, उस पर आप किताब लिख सकते हो। यू कैन राइट ए बुक तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम, एक एक श्लोक पे लिख सकते हो। तो इसलिए आपके पास करने को बहुत है, जीवन कम है, समझिए नहीं। तो दूसरा है आपका यूनिट है अलग अलग शास्त्रों में योग का स्वरूप क्या है, योग किस तरह से बताया गया है। जैसे वेदों में, उपनिषद में, भगवत गीता में, योग वशिष्ठ में, जैन मत में, बौद्ध मत में, सांख्य शास्त्र में, वेदांत में, तंत्र शास्त्र में, आयुर्वेद, इन सब में योग का क्या स्वरूप है वो भी बताया है, वो भी आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये पहली सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट है आपकी योग की जो प्रिंसिपल्स ऑफ योग या पद्धतियाँ कह सकते हैं। ये है राजयोग, मतलब कौन कौन से योग होते हैं। राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग,
कर्म योग, अष्टांग योग, हठ योग, मंत्र योग, संन्यास योग, और भी बहुत मिलेंगे। भगवत गीता के सारे चैप्टर योग पे ही है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास योग, ठीक है, भक्ति योग इस पे है, त्रिगुण विभाग योग, दैवासुर संपदा योग, मोक्ष संन्यास योग लास्ट चैप्टर। इस तरह सारे के सारे अध्याय आपको, ठीक है, विश्वरूप दर्शन योग, विभूति योग, ये सारे चैप्टर क्या हैं? भगवत गीता के हैं। हर चैप्टर के बाद में लिखा होता है भगवत गीता के, जब आप पढ़ेंगे तो किस चैप्टर का मतलब क्या नाम है इसका। चैप्टर तो शुरू हो जाता है मतलब ओम श्री परमात्मा नमः से, और अर्जुन वाच या भगवान वाच से शुरू हो जाता है, लेकिन अंत में चैप्टर का नाम लिखा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें चैप्टर का नाम आ जाता है। तो सारे योग हैं, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे क्या? राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, हठ योग, मंत्र योग, संन्यास योग। इसके अलावा फिर हमको योगियों के बारे में जानना है। पहले सेमेस्टर की पहले पेपर है आपका, क्या है? महर्षि पतंजलि, गोरखनाथ, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमन, श्यामाचरण लाहिड़ी, परमहंस योगानंद जी, स्वामी शिवानंद, स्वामी कोवलयानंद, ठीक है। इन योगियों के बारे में मतलब ये तो इतना तो जानना ही है, लेकिन आपको और भी जान लेना है। केवल यहीं तक आपको छोड़ना नहीं है। कभी आप सोचो कि सिलेबस कंप्लीट हुआ और काम खत्म, क्योंकि बहुत सारे योगियों के नाम ही नहीं है इसमें। तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किन किन को आपको पढ़ना है। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इनका अध्ययन करना ही करना है। बड़े महान योगी हुए हैं। कोवलयानंद जी जिन्होंने कैवल्य इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, ठीक है। योगानंद, परमहंस योगानंद जी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी है, ठीक है। श्यामाचरण लाहिड़ी इन्हीं के मतलब गुरु, मतलब भाई में मान के चलिए, जो गुरु के गुरु थे उनके ये थे, महाअवतार बाबा के शिष्य। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि, गोरखनाथ जो मत्स्यनाथ जी के शिष्य थे, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कि ये पढ़ रहे हैं आप। 5वां चरण आता है, 5वीं यूनिट आती है, इसमें आप सामान्य परिचय पढ़ेंगे, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन। पूरी किताब नहीं, जनरल इंट्रोडक्शन। क्या? पतंजलि योग सूत्र के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, हठ रत्नावली के बारे में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के बारे में, और भक्ति सागर के बारे में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति तो और पतंजलि योग सूत्र और भगवद गीता तो तीनों तो हमारे उसमें यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ वीडियो मिल जाएंगे, कुछ के तो मतलब पतंजलि योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता के वीडियो मिल जाएंगे जो क्लास ली हुई है, कंप्लीट, पूरा कंप्लीट, 0 से अंत तक, ठीक है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति की ऑडियो बुक पड़ी हुई है, यू कैन लिसन। 10 मिनट रोज भी सुनोगे तो कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। कहीं आते जाते, सड़क पार करते समय नहीं, गाड़ी चलाते समय नहीं। हाँ, गाड़ी चलाते समय बस उसमें चला सकते हो, जैसे गाने चलाते हो कभी कभी, तो उसको भी सुन सकते हैं। तो एक तो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कैलासा योग, लिंक भेज देंगे आपको, कुछ लोगों ने कर लिया होगा। तो उसमें आपको जो जो चीज़ें नई नई रहेंगी, यूनिवर्सिटी रिलेटेड भी, और ये भी सब आपको उसमें मिलती रहेंगी, डालते रहेंगे उसमें, ठीक है। और किताब डली हुई है उसमें। अभी जैसे विवेक चूड़ामणि मैंने डाली थी, और शिव संहिता उसमें डली हुई है पहले से ही, भगवत गीता पूरी है, ये सब उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको, और भक्ति सागर, ये सारे आपको इसमें मिलेंगे। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, क्योंकि मेरे इसमें चक्कर सा घूम रहा ना इंटरनेट कनेक्शन का, मुझे लग रहा है तो कहीं से। अभी आपका सेकंड पेपर आता है। सेकंड पेपर है आपका श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, ये यहाँ, वहाँ तो जनरल इंट्रोडक्शन है, यहाँ पूरी भगवद गीता है। पेपर ही आ गया पूरा भगवद गीता का। और भगवद गीता अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये हर समय आपके काम आएगा, पूरे जीवन। चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, चाहे किसी भी सर्विस में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे संन्यास में हो, चाहे साधना में हो, चाहे योग में हो, किसी भी लेवल पे हो आप, ये ग्रंथ आपका गाइड बन सकते हैं अगर आपने इसको धारण कर लिया।
ये शास्त्र है, इनको पुस्तक नहीं बोलते, कभी आप ये कन्फ्यूज हो जाए। दीज आर नॉट पुस्तकें। पुस्तकें वो हैं जो हम तुम लिखते हैं, जो चल रही हैं पुस्तकें संसार। ये है शास्त्र, इनको ग्रंथ बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं। डिफरेंस समझिएगा, जैसे पानी और जल में अंतर है, ऐसी पुस्तक और शास्त्र और ग्रंथों में अंतर है। अंडरस्टैंड? तो उसको समझिएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता का परिचय है। आधुनिक जीवन में गीता की क्या उपादेयता है, अर्थात क्या उपयोगिता है, कैसे इसको यूज करें। आत्मा की अमरता के बारे में सिद्धांत है। निष्काम कर्मयोग क्या होता है, उसके बाद इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे आपको। गीता के अनुसार योग के अलग अलग लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञता क्या होता है, सांख्य योग का स्वरूप क्या होता है, सेकंड चैप्टर में है। यज्ञ आदि क्या कर्म करने की आवश्यकता है, लोक संग्रह क्या होता है, अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण क्या होते हैं, राग और द्वेष से रहित कर्म करने से क्या प्रेरणा, कौन कौन सी ये प्रेरणा देती हैं, वो इसमें आपको सिद्धांत पढ़ेंगे। ये पहली यूनिट में है। कर्म के प्रकार, योगियों का आचरण, यज्ञ का स्वरूप और उसका योग से संबंध, साधना की विधि, ज्ञान का महत्व, गीता के अनुसार संन्यास का स्वरूप, संन्यास में कर्म की उपादेयता, संन्यास के लाभ। ये 5वें अध्याय तक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा आपका दूसरी यूनिट में। फिर आगे चैप्टर चलते हैं 6ठा अध्याय में। ध्यान की, आत्म संयम योग का नाम चैप्टर का नाम है, जिसमें ध्यान बताया गया है। ध्यान में कर्म की भूमिका। पहले चैप्टर आपको लगेगा कि क्या युद्ध की बात चल रही है, उसके बाद युद्ध की बात नहीं होती पूरी भगवत गीता में। बस भगवान बीच बीच में बोलते हैं चल उठ युद्ध कर ले, बस एक शब्द बोल देते हैं, बाकी पर युद्ध की बात ही नहीं होती पूरे उसमें। पहले चैप्टर में युद्ध, उसमें भी सीखने को मिलता है हमको कि डिप्रेशन में भी भगवान कैसे हैं कि वो भगवत गीता देते हैं, मतलब ज्ञान दे देते हैं, उसको भी योग बना देते हैं। आजकल डिप्रेशन में तो आत्महत्या कर लेते हैं इंसान, और डिप्रेशन की दवाई खाने शुरू कर देते हैं। भाई डिप्रेशन की कहाँ दवाई बनेगी, भगवत गीता सबसे बड़ी दवाई है डिप्रेशन की। ठीक है, हमारे शास्त्र सबसे बड़ी दवाई है, हमारा परिवार सबसे बड़ी दवाई है। ठीक है, तो डिप्रेशन तो कोई बीमारी नहीं होती, ये अमीर लोगों की बीमारी बन गई है थोड़ी सी, डायबिटीज़। समझो जो जिसको डायबिटीज हो रही है वो अमीर है, उसके पास पैसा बहुत है। जिसको बीपी हो रही है उसके पास पैसा बहुत है, ये मान के चलो। तो ये लाइफ स्टाइल की डिजीज़ है। डिजीज़ का मतलब ये डिजीज़ नहीं है, बस लाइफ स्टाइल चेंज करोगे ठीक हो जाएगा। बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गई, और ये आपका डिप्रेशन हो गया, ये सब क्या है, दीज आर नॉट डिजीज़, ये बीमारी है ही नहीं। जीवन बदलोगे खुद बदल जाएंगे, लाइफ स्टाइल बदलोगे खुद ही बदल जाएंगे। कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। आधी बीमारी आपकी ऐसी है कि आपको कुछ करना नहीं है, बस सही चलना है बस। तो ध्यान में कर्म की भूमिका, योग आरूढ़ साधक, योगी के लक्षण, योगी का आहार विहार, योग सिद्धि के उपाय, किस किस से योग सिद्धि हो सकती है, मनोनिग्रह के उपाय, माया का स्वरूप क्या है, भक्ति योग क्या है, भक्तों के प्रकार कौन से होते हैं। 7वें अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म की बात की गई है, कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग की बात की गई है। ये सब 8वें अध्याय तक आ जाता है। फिर सकाम और निष्काम उपासना का फल क्या मिलता है, 9वें अध्याय में बताया गया है। भगवान का दर्शन, विभूति और योग शक्ति के बारे में बताया गया है 10वें अध्याय में। और गीता के अनुसार ईश्वर का विराट स्वरूप क्या है, 11 अध्याय में। ज्ञान योग बताया गया 12वें अध्याय में। तो इस तरह से इसको बताया गया है। सकाम और निष्काम कर्म योग, इसका उपासना का ये बताया। फिर आ जाता है आपका 5वां यूनिट में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, 13वां अध्याय। सत्व रज तमस गुणों के विषय में बताया गया। भगवत प्राप्ति के उपाय, संसार रूपी वृक्ष का कथन, क्षर अक्षर के बारे में, दैव्यसुर संपदा और त्रिविध संपदा 17 अध्याय तक बताया। 18वां अध्याय इसमें नहीं बताया गया। फिर भी हम आपको 18वीं अध्याय पढ़ाएंगे, कंप्लीट अध्याय कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी, मतलब जीवन से अब में अपनाने वाली सब चीज़ें मिलेंगी। क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन से ध्यान प्राणायाम करने चाहिए, कौन सा योग करना चाहिए। ठीक है, हमको अपने संबंधियों से कैसे बात करनी चाहिए, हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, व्यापार में कैसा रहना चाहिए, ये सब इसमें बताया भगवद गीता। मतलब भगवद गीता अपने आप में कंप्लीट है। सब शास्त्र और वेद, जितने भी उपनिषद और शास्त्र और वेद हैं, उनको पढ़ लोगे, जीवन लगा दोगे, और सिर्फ एक भगवद गीता पढ़ लो, बराबर हो जाएगा हिसाब।
व्हेन यू स्टडी भगवत गीता और व्हेन यू स्टडी उपनिषद, बार बार आपको याद आएगी भगवत गीता, ये तो उसमें लिखा है भगवत गीता में, ये तो उसमें लिखा, इतने से 700 श्लोक में सब कुछ कवर कर लिया। जबकि पहले 48 श्लोक तो सिर्फ अर्जुन और धृतराष्ट्र और मतलब ये इनके दुर्योधन वगैरह के हैं, संजय के हैं कुछ उसमें, तो बाकी के तो मतलब बाकी में भी ये है कि अर्जुन ने बोले बहुत सारी बार, अर्जुन बोलता है बीच बीच में, भगवान ये संजय बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं संजय बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। भगवान ने तो और भी कम श्लोक बोले, काउंट कर लेना आप, ठीक है। तो उतनों में ही पूरा उपनिषदों का सार दे दिया और ब्रह्म विद्या दे दी। दिस इज ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का मतलब है जो मांगोगे वो मिलेगा इस, लेकिन शास्त्रोक्त, उचित, अनुचित नहीं, उचित की बात करते हैं भगवान हमेशा। भगवान हमेशा जब भी बात करेंगे शास्त्रोक्त बात करेंगे, भैया जो उचित है वो करो, जो मैं बता रहा हूं वही उचित है, उनकी वाणी से। तो ये आप जब पढ़ेंगे इसको तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो इसको आप धारण कर लें, जीवन में धारण कर लेंगे, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब देखेंगे तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट क्या है? हठ योग के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और बहुत काम आएगा आपके, कह सकते हैं प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल जीवन में भी और प्रैक्टिकल में भी, टीचिंग में भी, हर जगह काम आने वाला ग्रंथ है। हठ योग की परिभाषा, अभ्यास के लिए उचित स्थान कौन सा होना चाहिए, ऋतु कौन सी होनी चाहिए, काल कौन सा होना चाहिए, योग अभ्यास के लिए खान पीन का क्या निर्देश दिया गया है, साधना में साधक और बाधक तत्व कौन से होते हैं, हठ सिद्धि के लक्षण क्या हैं, हठ योग की उपादेयता क्या है, हठ योग प्रदीपिका में जो आसन है उनका विधि, उनके लाभ क्या है, वो सब इसमें पढ़ेंगे आप। प्राणायाम की परिभाषा क्या है, उसकी विधि क्या है, उसके प्रकार क्या है, लाभ क्या है, ये सब आप उसमें पढ़ेंगे। फिर षटकर्म आएगा सेकंड पार्ट में, धोती, बस्ती, नेति, 6 षटकर्म होते हैं, ये सब आपको कराएंगे हम। जब यहाँ आप आओगे 10-10 दिन के लिए, तब ये सारे प्रैक्टिकल के जो विषय है ना, षटकर्म सारे आपको करने होंगे। धोती भी, नेति भी, बस्ती भी, नौली भी, त्राटक भी, कपालभाति भी, सब ये आप करेंगे जो जो भी है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करानी शुरू करेंगे आपको यहाँ पे। बंद मुद्रा, महामुद्रा, महाभेद, महाबंद, खेचरी, कुछ मुद्राएं तो और बंद तो आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। कराएंगे, बाद में भी चीज़ें कराते जाएंगे, ठीक है। नादानुसंधान, समाधि, शक्ति चालनी, ये सारी मुद्राओं, विपरीत करनी, वज्रोली, ये सब मुद्राओं के बारे में, कुंडलिनी जागरण का स्वरूप क्या है, कुंडलिनी का स्वरूप क्या है, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। फिर है घेरण संहिता, पूरा का पूरा ग्रंथ है आपका, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। सप्त साधन है इसमें, 7 सिद्धांत बताए। जैसे पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग है, इसमें सप्तांग योग है, और हठ योग में 4 अंग है केवल। तो इस तरह से अलग अलग सिद्धांतों में, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो घेरण संहिता हो गया, शिव संहिता, वशी संहिता, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। इनमें सब में कौन से आसन है, क्या विधि बताई गई है, ये पढ़ेंगे। फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ जाता है आपका, कि जो ह्यूमन एनाटॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके कार्य क्या है, मतलब वो कैसे काम करते हैं। तो ये जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, बायोलॉजी पढ़ी होगी, उनको तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। बाकी आपको भी साधारण शब्दों में, क्योंकि योग के हिसाब से पढ़नी है, तो वही पढ़ना है इसमें। तो इसमें भी मानवीय कोशिका है, अस्थि तंत्र है, पेशी तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ये 5 चैप्टरों में, 5 यूनिट में ये ख़त्म किए गए हैं। ये कोशिका एक में ख़त्म करेंगे, एक में स्केलेटल सिस्टम आ जाएगा, इसमें आपका पेशी तंत्र आ जाएगा, सेल सिस्टम, श्वसन तंत्र आ जाएगा और उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट होगा सेकंड सेमेस्टर में, इसके बाद के तंत्र उसमें आएंगे, मतलब सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आप ये पढ़ेंगे। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल आ जाता है पहला। इन 2 की आपको फाइल बनानी है और कंपलसरी बनानी है, क्योंकि फाइल जरूर चेक करते हैं और फाइल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें आप देखेंगे पहले प्रैक्टिकल में आसन के 30 नंबर हैं। आसन का लिखना और आसन का करना दोनों परफेक्ट होंगे तो 30 नंबर का है। फिर प्राणायाम के 10 नंबर हैं। षटकर्म के 20 नंबर हैं। षटकर्म करा के देखते हैं, अगर जलनेति इसमें लिखा है, जलनेति, रबड़ नेति, वमन, धोती, वातकर्म, कपालभाति, तो ये चारों के चारों आपको आने चाहिए। तो वो चारों हम कराएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है।
षटकर्म के 20 नंबर आ गए, मुद्रा और बंद के 10 नंबर हैं, और ध्यान के 10 नंबर हैं, और वायवा मतलब मौखिक इंटरव्यू के 20 नंबर हैं। जो आपने पढ़ी थ्योरी उसमें से आपको कितना आता है उसके 20 नंबर है। इस तरह से मिला के 100 नंबर हो जाते हैं सब कुछ मिला के। तो इसमें आप आसन देखेंगे, सारे आसन आपको करने होंगे, सारे, चाहे आपका बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपको आसन, हर आसन का पता होना चाहिए। अर्थात नाम लें और आसन में आ जाएं आप। कितना परफेक्ट हो रहा कितना नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है। परफेक्ट हो तो बहुत अच्छा है, उसके ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, लेकिन कम से कम ये तो पता रहे। हम बोले पद्मासन और आप बैठे वज्रासन में, ऐसा ना हो। ठीक है, हमने बोला सूर्य नमस्कार और आप मंत्र पढ़ के सूर्य नमस्कार खड़े होकर कर दिए। ठीक है ऐसा ना हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये है। तो पवन मुक्तासन इसमें आएगा पूरा समूह। पवन मुक्तासन की 3 सीरीज हैं, वो पूरी की पूरी कराएंगे। अभी जब क्लास शुरू करेंगे आपकी बाद में करेंगे, जैसे थोड़ी थ्योरी हो जाएगी ना, और थोड़ा फिर उसके बाद शुरू करेंगे ये क्लासेस आपकी आसन की भी, मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ होगे तो यहाँ तो पूरा 2-2, 3-3 घंटे क्लास चलती है आपकी, सुबह भी शाम भी। यहाँ तो आपको पूरे आसन सारे कराते ही हैं। मतलब यहाँ आप 10 दिन के लिए आओगे और सब कुछ छोड़ के आना, घर परिवार एकदम छोड़ के आ जाना चुपचाप। ठीक है, त्याग के कि भाई मैं 10 दिन के लिए संन्यास ले रहे हैं बस। ठीक है, बस कोई संपर्क नहीं, कि फ़ोन भी बंद रहेगा, बात खत्म। यहाँ का कुछ वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन खोल लो, लेकिन सिग्नल ऑफ रख लो। क्लियर है? रात को बात करो। हाँ जी, फोन को घर पे छोड़ के आ जाएंगे सर। हाँ ये भी ठीक रहेगा, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये है। इसमें सूर्य नमस्कार आएगा पहला, पवन मुक्तासन समूह सूर्य नमस्कार, फिर सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, वीरासन, उद्राकर्षण, भद्रासन, जानु शीर्षासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन, कटी चक्रासन, चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, एक पाद प्रणाम, वृक्षासन, गौड़ासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध धनुरासन, मार्जारी आसन, अर्ध सलवासन, भुजंगासन, मकरासन, शवासन, बालासन, अद्वासन, बकासन, अर्ध हलासन, सर्पासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, एक पाद हलासन, सेतुबंध आसन, मरकटासन, शशांकासन, विपरीत नौकासन, द्विकोणासन, पार्श्वोत्तानासन, सिंहासन, मंडूकासन। ये सारे आसन की फाइल आपकी बनेगी और आपका खुद का फोटो होगा उस आसन में करते हुए। ठीक है, मतलब किसी के फोटो लगाने नहीं है, अपना आसन करो, फोटो खींचो अच्छे से, वाइट बैकग्राउंड में लाओ और फोटो निकलवा के चिपकाओ अपनी फाइल में, और उस आसन के बारे में लिखो, उसके लाभ हानि और किसको नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट ये है। विधि, पहली बात तो इसका आसन का नाम हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए आपकी कॉपी में। संस्कृत लिखा, ठीक है, और फिर उसमें लिखा, वैसे लिखा जैसे स्वस्तिक आसन लिख दिया, ऑस्पिशियस पोज लिख दिया, वीरासन लिख दिया, हीरो पोज लिख दिया, ऐसे करके जो आसन का नाम है इंग्लिश और इंग्लिश संस्कृत दोनों में लिखना है आपको। ठीक है सर, ये किताब देंगे ना आपको जिसमें लिखा होगा कि आसन का क्या लाभ है? देंगे नहीं, बता देंगे, और वो भेज देंगे आपको, PDF भेज देंगे। बहुत बढ़िया किताब आती है, एक मुंगेर वालों की आती है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, आप खरीद भी सकते हैं, ऑरेंज बुक नाम से फेमस है वो, और उसमें सब है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें हैं, कुछ नहीं है तो वो बता देंगे, लेकिन उसमें मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये आपके आसन की सारी फाइल बनेगी आपकी प्रॉपर तरीके से। और फिर प्राणायाम है इसमें, डायफ्राम ब्रीदिंग, फुफ्फुस श्वसन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, उज्जाई, ये 5 प्राणायाम हैं। इन 5 प्राणायाम को लिखोगे और प्राणायाम करते हुए आपका वही फोटो होना चाहिए। मान लिया नाड़ी शोधन कर रहे तो ये होना चाहिए। ठीक है, उज्जाई कर रहे तो आपको सीधे दोनों हाथों में गले में संकुचित दिखा होना चाहिए। ठीक है, चंद्र भेदी कर रहे तो सिर्फ राइट नोस्ट्रिल बंद होनी चाहिए, सूर्य भेदी करें तो लेफ्ट बंद होनी चाहिए, डायफ्राम कर रहे तो आपका जो चेस्ट है वो खुली होनी चाहिए। ऐसा मतलब उसमें ऐसा दिखना चाहिए, नहीं भी दिखेगा चलेगा, लेकिन प्राणायाम की मुद्रा में तो हो कम से कम। ठीक है, तो ये फोटो खींच के आपको लगाने हैं। जलनेति, रबड़नेति, वमनदोती, जलनेति का वीडियो फोटो लग जाएगा, रबड़नेति आप करेंगे, नाक में रबड़ डालेंगे, मुंह से निकालेंगे, वो आप करेंगे, उसका फोटो लग जाएगा। ठीक है, उल्टी करने वाला, पानी पिएंगे यहाँ तक और फिर उल्टी कर देंगे पूरा, उसका फोटो लग जाएगा।
और कपालभाति जो बाबा रामदेव कराते हैं, वातकर्म कहलाते हैं। बाकी अगली कपालभाति अगले सेमेस्टर में आएंगी, व्युत्क्रम और शीतकर्म, जिसमें नाक से पानी पीना है, मुंह से निकालना है, मुंह से पानी पीना, नाक से निकालना है। ठीक है, ये शीतकर्म और व्युत्क्रम कपालभाति हो गई। तो ये करनी है आपको। ठीक है, तो पहले इसमें अच्छे से कर लोगे, ये पहला पार्ट अच्छे से कर निभा लोगे तो अगला सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कंटिन्यू रखोगे तो फिर मुद्रा आ जाती है आपकी, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, योग मुद्रा। ये सारी मुद्राओं के बारे में लिखना है आपको, जिसमें आपका फोटो लग सकता है फोटो लगाओ। ठीक है, इसलिए पूरी फाइल बनानी है आपको। तो ये तो आप जुट जाओ इसमें काम में। ठीक है, लिखने के काम में तो जुट जाओ कम से कम, फोटो तो बाद में लग जाएगा। हाँ जी, फाइल कैसे बनानी है? मतलब फाइल जैसे बायोलॉजी की फाइल बनती थी ना, लेबोरेटरी भी होती थी 10वीं 12वीं में, ऐसी फाइल बनानी। मतलब उसमें ये रहेगा जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है, एक तरफ प्लेन पेपर, एक तरफ ये पेपर थोड़ा हार्ड, अच्छे से सजा वजा के बढ़िया सा सुंदर सा बनाओ, अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन उसके बारे में जानना भी है क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है दूसरा प्रैक्टिकल। ठीक है, 1 घंटा हो गया वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 5-7 मिनट और कर लेते हैं। सेशनल वर्क आएगा इसमें लिखा हुआ सत्रीय कार्य विभागाध्यक्ष या शिक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्न कार्य निर्धारित किए जा सकते हैं जिसमें पुनरावृत्ति मान्य नहीं होगी, अर्थात एक बच्चे ने कर लिया वो दूसरा बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या है, कार्यशाला में प्रतिभागी विद्यार्थी को विभाग द्वारा जो हम आयोजित करेंगे कार्यशाला में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इसलिए 10 दिन का हम हर सेमेस्टर में करते हैं। उससे संबंधित प्रमाण पत्र मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा और फोटो रहेंगी उसमें। ठीक है, और ये जो कार्यशाला होगी प्रतिभागिता वर्तमान सेमेस्टर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने पिछले सेमेस्टर का अगले सेमेस्टर में लगा दिया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये रखेंगे। पैथोलॉजी लैब में आपको कहीं विजिट करना है, आपको पैथोलॉजी लैब या कहीं भी आप रिसर्च करें, कुछ भी करें, किसी से कोई जानने वाला हो या परिचित हो, ऐसे पूछेंगे। वहाँ जाके आपको कहीं पर भी, इसमें तो विश्वविद्यालय कॉलेज के नज़दीक लिखा हुआ है क्योंकि आप कॉलेज के नज़दीक नहीं रहते हैं, तो जहाँ जहाँ रहते हैं वहीं मान के चलिए। ठीक है, क्या लिखना है, शरीर के लक्षणों की जानकारी देना है कि पल्स रेट कैसे कैलकुलेट होती है, कितनी सही होती है, कितनी गलत होती हैं, रेस्पिरेटर रेट मतलब ब्रीदिंग का रेट क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसा सही होता है, कैसे गलत होता है, ब्लड शुगर कैसे नापा जाता है, हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, लीवर फंक्शन, इस तरह के कुछ 4 से 5 पेज की एक रिपोर्ट बनानी है आपको। ठीक है, पूरा डॉक्टर ही सिखानी है आपको। मतलब जब ये एमए का सिलेबस ऐसा है आपका, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यू कैन बिल्ड ए ग्रेट कैरियर इन दिस फील्ड। इसमें आपको पंचकर्मा सिखाया जाएगा, वो पढ़ाई होगी, इसमें नेचुरोपैथ की पढ़ाई होगी, इसमें अल्टरनेटिव हीलिंग की पढ़ाई होगी, इसमें योग चिकित्सा की पढ़ाई होगी, इसमें सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। बाकी योग तो है ही पूरा। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है ये 20 नंबर, दोनों 20-20 नंबर के हो गए। 40 नंबर का है, एक मोनोग्राफ तैयार करना है 20-20 पेज का, जिसमें 2 विषयों पे आपको लेख लिखना है। 2 सब्जेक्ट टॉपिक लेना, वो हम डिसाइड करा देंगे। मतलब इसमें लिखा विभाग अध्यक्ष या शिक्षक से पहले अनुमति प्राप्त कर लें, तो वो गाइड कर देंगे हम कैसे वो लिखना है। तो 20-20 पेज का ये और 5-5 पेज की रिपोर्ट, और वो आपका कार्यशाला में प्रतिभागी, ये हो गया। तो ये 40 नंबर का हो गया आपका। एक छात्र द्वारा चयनित शीर्षक दूसरे छात्र को नहीं ले सकते। जो एक टाइटल लेंगे वो दूसरा विद्यार्थी नहीं ले सकता, इसलिए सबका अलग होना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे, पहले जो नाम लिखवा देगा जिस टाइटल से, उसके नाम में वही टाइटल रहेगा। दूसरा बच्चा वो टाइटल नहीं ले सकता, जो पहले दे देगा सबमिट कर देगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला सिस्टम जो होता है ना, वो चलेगा। ठीक है, और फिर इंटरव्यू मतलब मौखिक है, इसमें वाइवा है 20 नंबर का। तो इस तरह से आपके 6 के 6 सब्जेक्ट इस तरह से कवर होंगे। क्लियर है? तो हठ योग की जो आपका जो जो योग के आधारभूत तत्व हैं, वहाँ से आपकी क्लास शुरू होगी। ठीक है, क्लास ये हाँ जी सर, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक हो चुके हैं, वो भी भेज देंगे, हम।
PDF मिल जाएगी तो आइडिया से हो जाएगा। हाँ मिलेगा, वो भी मिलेगा, सब मिलेगा। PDF भी भेजेंगे और किसी जब यहाँ आप आएंगे या तो देख लेंगे, जैसी कॉपी बनाई गई है बच्चों ने, मैंने आपको तो लाइब्रेरी विजिट कराई थी ना, उसमें सब बच्चों के रखे थे, सारी लाइब्रेरी बच्चों के सारा रखा हुआ था, तो वो सारी कॉपी वहीं रखते हैं क्योंकि वो हमको जमा करनी होती। और क्वेश्चन पेपर जो आप लिखेंगे ना, जो आपके इंटरनल एग्जाम होंगे, वो कंपलसरी है देना। वो इसलिए कंपलसरी है, वो कॉलेज में रहती हैं कॉपी, नंबर उसके जाते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन यदि वो कॉपी नहीं मिलती और कई बार जांच हो जाए तो आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, इसलिए ये कंपलसरी होता है। इसलिए वो पेपर भी देना जरूरी है और शिविर में आना भी जरूरी है। शिविर में आने के नियम बता देंगे और क्लास अटेंड करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, कैमरे ऑन के साथ, ठीक है। बाकी कोई भी आपकी समस्या होगी वो समाधान हम करेंगे, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, किसी भी तरह का आसन के रिलेटेड, किताबों के रिलेटेड, कुछ भी आपका योग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, चाहे आपके सिलेबस से बाहर भी हो, यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर फाइल की एक दो पेज की फोटो वगैरह हाँ भेज देंगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, भेज देंगे, बाकी के बना लेंगे, भेज देंगे, PDF भेज देंगे आपको थोड़ी, ठीक है। जी सर। और बताइए किसी के कोई प्रश्न? ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सिलेबस, हाँ सिलेबस ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। और जो कोई अभी भी कोई एडमिशन लेना चाहता है अभी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी वो कांवड़ चलेगी ना, तो कांवड़ की वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, यहाँ बहुत वो रहता है ना, कांवड़ की वजह से फिर सारे संस्थान बंद करने पड़ते हैं, छुट्टी पड़ती है यहाँ पे, तो इसलिए अभी टाइम है, यदि किसी को MA में एडमिशन लेना हो आपके परिचित को, तो करा सकते हैं उनको। और बहुत ही बढ़िया, मतलब करने के बाद भी लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे कैरियर इसमें और पॉजिटिव इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये समझिए। अभी मैं दुबई में गया था, दुबई में था 15 दिन, योग के सिलसिले में गया था, वहाँ कुछ पॉडकास्ट बनाने थे, वीडियो शूट करने थे, तो वहाँ सोचिए 400 इंस्टीट्यूट हैं योग के दुबई में, वो तो गल्फ कंट्री है, सोचो गल्फ कंट्री में, तो वहाँ जो इंटरनेशनल लोग आते हैं 4-4 दिन 5-5 दिन क्लास भी रहते हैं, और एक दिन की क्लास के जो फीस होती है, वहाँ 1 घंटे क्लास की फीस वहाँ ले रहे हैं। जो नए बच्चे वो भी गए हुए हैं, मतलब 250 दिरहम से 350 दिरहम तक मान के चलो, मतलब 6000 से लेके 5000 से लेके 10,000 के बीच में पर आवर, ठीक है। तो मतलब अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छे सीखोगे तभी, अदरवाइज ऐसे गायब रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो फिर तो चाहे आप PhD भी कर लो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा कोशिश करेंगे कि आप कंटिन्यूटी बना रहें और सबके आसन परफेक्ट लगें और सबको आसन की जानकारी हो। पूछना आपका काम है, बताना हमारा काम है, ठीक है। कभी भी संकोच नहीं करना लाइफ में, कभी भी, पढ़ने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पूरा सपोर्ट किया जाएगा, वैकेंसी भी निकलती रहती है, वैकेंसी भी भेजते रहेंगे आपको। जी बताइए। आसन की क्लास होती है सर डेली प्रैक्टिकली भी? आसन की शुरू अभी कुछ क्लासेज हो रही हैं, लेकिन अभी आपकी नहीं हो रही है, आपकी करेंगे हम बाद में, ठीक है। पहले थोड़ा थ्योरी करा देते हैं, उसके बाद जब रहेगा तो आसन कराने शुरू करते हैं। यहाँ के भी आप कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको शिविर में ही आना है, यदि आप बीच में भी आना चाहते हैं 5-7 दिन के लिए तो आप आ सकते हैं, बस थोड़ा खाना रहने का देना पड़ेगा वो, क्योंकि वो खर्चा पड़ता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। वो भी बहुत कम रहता है, नॉर्मली हम यहाँ पे एक रूम का मतलब लगभग 1500, 2000, 2500 तक लेते हैं, खाना अलग रहता है, लेकिन बच्चे से हम सिर्फ 750 रुपये लेते हैं पर बच्चा, रहना भी मिलेगा उसमें, खाना भी मिलेगा और तीनों टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में चाय भी बोलोगे चाय भी पिलाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बीच में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 बच्चे मिल के आ जाओ, 3 बच्चे ग्रुप में आ जाओ, या किसी को भी लेके आ जाओ साथ में, योग कराने के लिए आ सकते हो। यहाँ बहुत, हमारे पास 55-52 रूम है, यहाँ पे 52 रूम्स हैं, योगा हॉल है, लैब है, लाइब्रेरी है, पंचकर्मा सेंटर है, सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं बराबर में जंगल है, ठीक है। सर जब 10 डेज के लिए बुलाओ ना, तो थोड़ा सा ये देखना कि बीच में कोई फेस्टिवल ना पड़ते। हाँ नहीं देखेंगे, वही विचार करेंगे, फेस्टिवल के बीच में नहीं बुलाएंगे, तो ऐसे ही रखेंगे, टाइमिंग ऐसा चूज करेंगे फेस्टिवल ना हो, और बुलाएंगे जैसे फ्राइडे बुलाएंगे आपको, तो किसी का संडे सैटरडे उसमें कवर हो जाएगा, फिर अगला संडे कवर हो जाएगा, तो ऐसे इस तरह से बुलाएंगे, मतलब ऐसे टाइमिंग रखेंगे इस तरह से, ताकि वीक डेज आपके थोड़े बच जाएँ, जो जॉब करते हैं या जो कुछ ऐसा इन्वॉल्व रहता है,
ठीक है सर जैसे कई आसन होते हैं ना, जैसे सिद्धासन है, वो मुश्किल होते हैं, वो करके भी नहीं होते, तो कैसे हम अपनी फोटो लगाएंगे उस फाइल में? अभी तो आप यही बोल रहे ना, उसके बाद ये बोलेगा मैं तो इसी में लगाऊंगी जब करने लगोगे। ठीक है, हम हो जाता है शुरुआत में बोलते हैं, सब हो जाता है, सब होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस डेडिकेशन चाहिए, कंटिन्यू चाहिए प्रैक्टिस। और सिखा देंगे हम सब आपको सही विधि, जो कंप्लीट अच्छी विधि है वो सिखा देंगे बढ़िया से, और उसके अनुसार ही आपको करना है, उसकी थ्योरी भी करनी है, उसका भी करना है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सर एग्जाम 2 बार होंगे क्या?